Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. So if you have any questions whatsoever, don't hesitate. Pick up the phone and call us, and the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And of course, if you're using a mobile or a landline, you need to prefix that by 011. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं बाजार विश्लेषक शरद कोहली। कोहली जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। Sensex and Nifty fall more than 1.8% during the week ended yesterday. Sensex closes below the 50,000 mark, Nifty settles below the 14,800 level. And Rupee logs 27 paise weekly appreciation against the US dollar. कल समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में 1.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 50,000 के नीचे आकर बंद हुआ, निफ्टी भी 14,800 अंकों के नीचे आ गया और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 27 पैसे की साप्ताहिक मजबूती दिखाई दी। और आज की पहली खबर, कल समाप्त हुए सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दुनिया के बाजारों से मिलने वाले कमजोर संकेतों के बीच इक्विटी बाजारों में काफी उथल पुथल दिखाई दी। विश्व में बॉन्ड से बढ़ने वाली आमदनी के चलते भी निवेशकों में निराशा देखी गई। बॉन्ड से आमदनी बढ़ने से सरकार की कर्ज लेने की क्षमता में वृद्धि हुई और निवेशकों में बॉन्ड्स पर अधिक ब्याज दर मिलने से उनके प्रति आकर्षण बढ़ा। दुनिया में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने के कारण भी निवेशकों ने सतर्कता दिखाई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 50,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14,800 के स्तर के नीचे आ गया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 934 अंक यानी 1.84% की गिरावट के साथ 49,858 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 287 अंक यानी 1.91% की गिरावट के साथ 14,744 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में सेंसेक्स के मुकाबले अधिक गिरावट दर्ज की गई। मिड कैप इंडेक्स 2.67% और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.37% गिरा। And our first caller is a regular caller from Delhi. Satish Kumar is online with us. Satish, welcome to Market Mantra. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं शरद जी अभी पिछले कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले लेबनानी पाउंड ना डॉलर के मुकाबले 90% नीचे आ गया था। तो सर क्या कारण होता है कि कोई भी किसी भी कंट्री का पैसा एकदम इतना डाउन हो जाता है कि भाई क्या इसमें विदेशी कर्जे का रोल होता है और इसका फर्क क्या पड़ता है? जैसे कोई भी करेंसी नीचे आ जाती है या डॉलर ऊपर हो जाता है तो इसका आम आदमी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कई देशों में जहाँ पे इंडोनेशिया में 14,000
रुपया देना पड़ता है $1 के बदले, और ईरान में भी 42,000। लेकिन फिर भी वो लोग ना हमारे जैसे ही लाइफ जीते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए। धन्यवाद। Sharad, are you online? Sharad, can you hear us? I think we seem to have lost Sharad at this moment. And the question that Satish had asked was about what is the impact of the exchange rate and what is the reason for the fluctuations in the exchange rate. And he was giving a specific example of the Lebanese pound against the US dollar, and also giving example of two countries. One is the Indonesian rupiah, as they call it, and the currency in Iran, which is where you probably have to pay a substantially high amount for just a simple loaf of bread. I think we have Sharad back online. Sharad, can you hear us? Yeah, I can hear you. I think for some unknown reason the line got disconnected. Did you get the question that Satish was asking? No, I just joined. So Satish was asking that what is the reason for sudden fluctuation in currency rates, and he was giving the example of the Lebanese pound, which seems to have dropped suddenly, and also giving example of countries like Indonesia and Iran, which have very high exchange rates in compared to the dollar. But he's saying that that doesn't make any difference to the lifestyle of the people, and he wanted to know what is this impact, and he asked the question in Hindi, so if you can answer in Hindi. देखिए सतीश जी का सवाल का जवाब यह है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर बॉन्ड यील्ड को लेके अमेरिका में, क्योंकि बास्केट ऑफ करेंसी का से डील करते हैं और यूएस डॉलर को हम इंटरनेशनल करेंसी मानते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी है, ज्यादातर विश्व में यूएस डॉलर स्वीकृत है। तो क्योंकि डॉलर की बॉन्ड यील्ड की वजह से जो अमेरिकी निवेशक हैं उनकी जो निवेश है वो बार बार बहुत देशों में से अंदर और बाहर जा रहा है। जैसे ही वहां बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, अमेरिका के निवेशक इंडोनेशिया, लेबनान ऐसी जगह में से फंड्स अपने निकालते हैं, और जो बहुत सारी छोटी छोटी करेंसीज हैं जो फ्लक्चुएट कर रही हैं, और जैसे ही बॉन्ड यील्ड घटती है वापस पैसा आने लगता है। तो ये जो बार बार पैसे का मूवमेंट विकासशील देशों में से हो रहा है, अमेरिका से और यूरोप से भी, उसका इफेक्ट यूरोप में भी पड़ता है। तो बार बार जब करेंसी का मूवमेंट होता है तो उससे करेंसी में आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देती हैं। और लोगों का जहां तक लाइफस्टाइल की बात है, देखिए करेंसी मूवमेंट का फर्क, अब यहां अगर भारत में लें हम यूएस डॉलर, मान लीजिए आज उदाहरण के तौर पे 80 रुपए का हो जाता है, तो आपके लाइफस्टाइल पे डायरेक्टली उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात और है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें और कुछ अन्य वस्तुएं जो आयात की जाती हैं वो शायद थोड़ी महंगी आपको दिखाई दे, पर ओवरऑल लाइफस्टाइल पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, जिसको हम कहते हैं, सीधा का सीधा असर नहीं पड़ेगा। पर हाँ, लंबी अवधि को हम लें तो आपको उसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखने लग जाता है। जो लोग आयात निर्यात के व्यापार में हैं, जो लोग इस बिजनेस में हैं, उन पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट वालों के लिए डॉलर का बढ़ना फायदेमंद है, उनकी पेमेंट वैल्यू बढ़ जाती है जो सेल करते हैं। आयात वालों के लिए घाटा होता है। तो इसी प्रकार जब करेंसी गिरती है तो एक्सपोर्ट वालों को नुकसान होता है, इंपोर्ट वालों को फायदा होता है। तो उसका डायरेक्ट लाइफस्टाइल पे हर व्यक्ति पे फर्क नहीं पड़ता है, और फ्लक्चुएशंस आपको मैंने उसका कारण बता दिया। और दिल्ली से हमारे श्रोता आरएस दैया जी लाइन पे हैं। दैया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं जी। आई वांट टू नो द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट दैट एज ऑन टुडे मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 49,000 and 51,500. When it is 49,000, there is no seller. When it is 51,500, there is no buyer. Is it right? I want to know your opinion. Second is that I forgot the second question. Doesn't matter. Mr. Daya, can you hear me? Yeah, he'll hear it on the radio. You go ahead with the answer. Mr. Daya, this is what you are calling is called a range-bound market. That is, the market for quite a long time has been moving in this range ever since the budget. We saw pre-budget and post-budget, so the market shot up, and then we saw a correction, especially during the last week, except for Friday. The reason is, main reason, we were discussing it earlier also, the main reason is the American bond yields. In fact, I am calling it as the new James Bond, because these bond yields have become James Bond. It's become a mystery for all the stock market players. As bond yields climbed, they touched 1.7 to 1.74 at one point of time, day before yesterday night. And then they cooled down a bit. So every time the bond yield is going up, it is worrying the foreign institutional investors, the American investors. They pull out money and they prefer to keep the money parked in their home country in America in 10-year bonds. And every time the bond yield cools down, the money comes back. So that is why and the second reason is corona cases.
corona cases across the world. In Europe, we've seen lockdowns happening in so many countries in Europe, like Italy, France, Germany. Some of the other countries are Poland. Some of the other countries are also heading for lockdowns. I think that corona scare is again coming back to the market. Even in India, you find, we had almost 40,000 cases as of yesterday. Today, I don't know if there'll be more or less, but 25,000 cases coming out of Maharashtra. So I think this is causing jitters in the market. So every time a good news comes, we call it as a dichotomy situation. Every time a good news comes, the market rises. On the contrary, if there is a bad news, the market digests that bad news and the market goes into correction. So this is the reason why you're seeing a range-bound market. Unless a major trigger is there, upwards or downwards, you will see a consequential movement in one direction. But till such time, my own interpretation is that market is going to remain volatile and range-bound. Our next caller is from Mumbai. Rahul Patel is online with us. Rahul, welcome to Market Mantra. थैंक यू। और मार्केट मंत्र टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा सरस सर से ये सवाल है कि ये आईपीओ में ग्रे मार्केट का क्या महत्व है और थोड़ा आईपीओ के बारे में भी बताइए सर। थैंक यू। किसके बारे में पूछ रहे, किसके बारे में? आईपीओ भी ग्रे मार्केट के बारे में, ग्रे मार्केट और आईपीओ के बारे में भी जनरली बताइए। हाँ, आईपीओ की अगर हम राहुल बात करें, राहुल जी, तो अभी ये हफ्ता जो अभी गया है, हमने देखा कि करीब 6 आईपीओ आए। बहुत हफ्तों बाद मैंने नोट किया, मैं मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं, बहुत हफ्तों बाद एक हफ्ते के अंदर 6 आईपीओ आए, जिन्होंने लगभग 4,500 करोड़ मार्केट से जुटाए, और सभी आईपीओ ने करीब अच्छा किया। कोई आईपीओ तो ऐसे थे जो 175 गुना सब्सक्राइब हुए। तो देखिए, ग्रे मार्केट जो है, पहली बात तो ग्रे मार्केट नाम की कोई ऑफिशियल मार्केट नहीं होती है। ग्रे मार्केट यही है कि कुछ लोग मिलकर आईपीओ पे जब अटकलें लगाते हैं तो उसमें वो आपस में एक तरह से खरीद बेच शुरू कर देते हैं अनऑफिशियल लेवल पे। उसकी कोई ऑफिशियल मार्केट नहीं है, वो गलत है मेरे हिसाब से, वो बहुत लीगल, उसको मैं लेजिटिमेट नहीं मानता हूं ग्रे मार्केट को। अब जैसे आपने कहा एक आईपीओ 100 रुपए का आ रहा है, आपने कहा चलिए अगर वो कंपनी 150 का निकाल रही है तो मैं 125 पे दाव लगा दूं, तो दैट इज अ वेरी अनऑफिशियल मार्केट वेयर सम पीपल दे बिटवीन देमसेल्व्स दे स्टार्ट ट्रेडिंग इन शेयर्स इवन बिफोर द अलॉटमेंट टेक्स प्लेस, एंड समटाइम्स आफ्टर अलॉटमेंट ऑल्सो, without physically selling the shares through the stock exchange, they do purchase and sale deals. So therefore, I think you should keep away from gray markets because it can cause you a loss. Somebody can also falter on the commitment made. ऐसा भी हो सकता है किसी ने कोई कमिटमेंट किया, आपको मैं इतने शेयर्स इतने पे दे दूंगा, और कल को वो नहीं दे पाया तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आप कोई क्लेम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कोई ऑफिशियल डील तो थी नहीं, आपके साथ कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो इसलिए मेरी सलाह है कि ग्रे मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए, वो लेजिटिमेट नहीं है। बाकी आईपीओ की बहार है इस समय, और जितने आईपीओ, मेरे ख्याल मार्केट क्योंकि मार्च से अब तक 7,500 से, निफ्टी की बात करें तो डबल हो गया, सेंसेक्स 50,000 पहुंच गया। तो कंपनी जिनको आईपीओ लाने थे, उन्होंने सोचा कि ये उचित समय है, दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड टैप द मार्केट एंड दे विल बी एबल टू गेट देयर प्रीमियम्स एंड द सब्सक्राइबर्स बोथ। और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे है। रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा ये सवाल वैसे ही था कि जो अभी बहुत से आईपीओ आए हैं, उसमें हमने एप्लीकेशन किया लेकिन किसी में भी अभी तक लगा नहीं है, तो इसका अलॉटमेंट का प्रोसीजर कैसा रहता है, ये एक मेरा सवाल है। और आईपीओ में कौन सा आईपीओ अच्छा है, ये हम कैसा देख सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो डिफेंस सेक्टर है, उसका अभी आने वाले फ्यूचर में डिफेंस का कैसा ये रहेगा शेयर। चलिए रत्नाकर जी, आपने 3 सवाल पूछ लिए। पहला तो आपने कहा आईपीओ अलॉटमेंट, आपने इतने सारे भरे, एक भी नहीं निकला। थोड़ा सा उसमें रत्नाकर जी लक फैक्टर होता है, क्योंकि आईपीओ की जो अलॉटमेंट होती है, जब हम कहते हैं कि कोई आईपीओ 100 गुना भर गया, तो इसका मतलब 100 गुना ज्यादा लोग उसको डिमांड कर रहे थे। मतलब एक अनार 100 बीमार, अगर मैं उसको देसी भाषा में बोलूं, तो नेचुरल बात है कि वो सबको अलॉट नहीं हो पाता है। दूसरा, क्योंकि उसमें एक बैंड होता है, तो आप अगर लोअर बैंड पे अप्लाई करेंगे तो चांसेस कम होते हैं, अगर आप हायर बैंड पे करें तो चांसेस बढ़ जाते हैं। पर फिर भी उसमें वो ड्रॉ ऑफ लॉट से और एक रैंडम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलॉटमेंट किया जाता है, और अगर आपका नहीं आया तो आपकी बदकिस्मती है, आप कोशिश करते रहिए, आएगा। दूसरा, आपने पूछा कि अच्छा कंपनी, देखिए इस कार्यक्रम में आपको जैसे शुरू में हमारे जो एफएम गोल्ड की टीम है वो बताती है कि मार्केट मंत्रा की टीम, तो इसमें हम कंपनी विशेष का नाम नहीं लेते हैं, पर जनरली आप देख सकते हैं कि आईपीओ, अच्छे आईपीओ की पहचान क्या है, जिसके प्रोमोटर स्ट्रांग हो, जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक, क्योंकि ज्यादातर आईपीओ अब आते हैं जो कंपनी पहले से मार्केट में होती है, नई कंपनियों के आईपीओ आपको बहुत ही कम या ना के बराबर दिखाई देंगे। तो उस कंपनी का आज तक मुनाफा कितना रहा है, उसकी टॉप लाइन्स, बॉटम लाइन्स कितनी रही है,
उसके प्रोमोटर्स कैसे हैं, उसके प्रोडक्ट की आगे मार्केट कैसी है, फ्यूचर कैसा है, और उसकी प्राइसिंग और वैल्यू कैसे की गई है। तो इस आधार पर आप अच्छे और बुरे आईपीओ को पहचान सकते हैं। हम इसमें कंपनियों के नाम नहीं लेते हैं, तो मैं आपको नाम तो नहीं बता पाऊंगा। दूसरा, आपने डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर पूछा। मेरे हिसाब से डिफेंस सेक्टर भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर अभियान है, उसमें अगर सबसे ऊपर की श्रेणी में कोई सेक्टर आता है तो वो डिफेंस सेक्टर है। आपने देखा हाल में तेजस विमान भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 48, जो कि भारतीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार का एक कंपनी है, उसको 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया। भारत में आज रॉकेट्स बन रहे हैं, भारत में आज मिसाइल्स बन रही हैं, भारत में आज बाकी वेपनरी बन रही है। भारत में अभी आपने देखा कि एक सबमरीन बनी जो कि पूरी तरह से भारत में निर्मित है। तो मुझे लग रहा है कि और अब तो भारत के बने डिफेंस के सामान की विदेशों से मांग आने लग गई है। तो पहले कहां हम विदेशों की तरफ देखते थे अपने डिफेंस उपकरणों की पूर्ति के लिए, आज हम विदेशों को निर्यात करने लायक हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही तरक्की और बहुत ही प्रसन्नता की और बहुत ही फख्र की बात है। तो डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो भी कंपनियां डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उसके पुर्जे बनाती हैं या वो उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं, दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप अच्छी कंपनी छाट के उसमें बहुत सेफली लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। रविंदर फ्रॉम मुंबई इज ऑनलाइन विद अस। रविंदर, वेलकम टू मार्केट मंत्र। हाँ रविंदर जी, आप सवाल पूछें। हाँ हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ कोहली सर नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। रविंद्र मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सर मैं अभी जस्ट रिटायर हुआ हूँ और मेरा प्रोविडेंट फंड एक्सपेक्टेड है विद इन ए फोर्टनाइट। तो मुझे आप अच्छी सलाह देंगे कहाँ पे उसको अभी मैं रख पाऊंगा जिसमें रिटर्न मुझे अच्छा मिले और सेफ रहे। कितना अमाउंट है सर आपके पास रविंदर जी? टोटल अमाउंट कितना है पीएफ? एक्सपेक्टेड अमाउंट 60 लाख तक होगी। 60 लाख? 60 लाख जी सर। देखिए रविंदर जी प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट पे जो मिलता है, मैं उसको आपकी सारी उम्र की मेहनत की कमाई मानता हूं। और आपने सारी उम्र जो नौकरी करी, मेहनत किया, थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके घड़ा भरा, आज वो इतना पैसा हो गया और आपको रिटायरमेंट मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि वो बुढ़ापे का और आगे बचे हुए सारे हमारे जीवन का सहारा बन जाता है। तो इसलिए उसका निवेश बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो पहली तो मेरी आपको सलाह यह है कि उसको बहुत ज्यादा एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट में नहीं, बहुत सारे मैंने लोग देखा है वो कहा सुनी में कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा यार इस पे, अब तो तुम्हारा बुढ़ापे में रेगुलर इनकम बन जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल इनकम बनती है, सभी निवेशों में एक रेगुलर इनकम बनती है, पर उसको बहुत ज्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब उसको बहुत ज्यादा जोखिम भरे रिस्की ट्रेड्स में नहीं लगाना चाहिए। तो पहला मेरा आपको सलाह है कि उसको आप कुछ हिस्सा आप उसको फिक्स डिपॉजिट में रखें, कुछ हिस्सा आप कुछ जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं जैसे पोस्ट ऑफिस की कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, कुछ आप उसमें रखें। थोड़ा सा हिस्सा आप म्यूचुअल फंड्स में अवश्य लगाएं। म्यूचुअल फंड जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो, जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कुछ पैसा आप लिक्विड भी रखना चाहेंगे और थोड़ा सा हिस्सा 5 या 10% मैं अभी भी सलाह देता हूं अपने निवेशकों को कि उनको गोल्ड में, इस समय गोल्ड का रेट बहुत सस्ता है, मुझे लगता है लंबी अवधि में सोना बहुत अच्छा रिटर्न देगा। थोड़ा सा 5% 10% हिस्सा आप अच्छे गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आते हैं उसको खरीद के रख लें। तो जो नियम है कि डू नॉट कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, सारा का सारा पैसा एक ही जगह तो कतई नहीं लगाना चाहिए। पहले तो आपको ये सलाह है। तो ये मैंने आपको जान के जोखिम भरे सीधा शेयर मार्केट में लगाने की सलाह नहीं दी, मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी में लगाने की सलाह नहीं दी, क्योंकि ये आपका सारी उम्र का मेहनत का पैसा है। इसको बहुत सोच समझ के और बहुत ही सेफ, भले ही रिटर्न थोड़ा कम आए पर हमारा मूल सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा मूल कल को हाथ से गवाया ना जाए, नहीं तो सारी मेहनत उम्र भर जो आपने नौकरी करी वो जाया जा सकती है बचत के लिहाज से। तो इसलिए आप इसको, मैंने जो आपको एवेन्यूज बताए हैं उसमें आप सोच विचार करके और थोड़ा थोड़ा डाल के उसको लगा दे, जिससे आपको एक नियमित इनकम आती रहेगी। भले ही वो थोड़ी कम होगी पर कम से कम आपका पैसा सिक्योर रहेगा। Sharad, if you had to give a indicative breakup of the 60 lakhs, what would it be? Okay. I think that's a very valid. In fact, that is a question, Ravi, for every person who retires after service. Well, I would say half of this should be put in a safe bank fixed deposit because as I said, I will not take any risk whatsoever with this money because this is my provident fund. I work all of my life to collect this money. So half of this goes into a fixed deposit. I would say 1/4 of this should go into a very sound mutual fund. About 5 to 10% should go into gold, as I said, sovereign gold bond, where you get a nominal interest also. And some amount can be kept as liquid in hand. You can balance the fixed deposit amount between banks and between post office small saving schemes.
where for senior citizens you get extra rates also. You get there is a marginal extra rate which you get for senior citizens. So this is how you can probably balance it. But not keeping all eggs in the same basket is the top of the line principle which I would advise him to follow. और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते कोहली जी, नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। सर, ये जो सरकार के जो कैपिटल गेन का जो अर्निंग है वो कहाँ खर्च होता है, क्योंकि कैपिटल गेन इक्विटी और प्रॉपर्टी से जो होता है वो एक फिक्स नहीं होता है। सरकार के फिक्स खर्चे तो एक्साइज और उससे निकल जाते होंगे जो फिक्स एक्सपेंसेस है, लेकिन ये जो एडिशनल जो कैपिटल गेन टैक्सेस हैं इसका कोई अलोकेशन है क्या? और इसी से संदर्भ में एक सवाल है, जो सिगरेट और तंबाकू और शराब के जो टैक्सेस आते हैं क्या उसको हेल्थ केयर पे ऐसा कोई एलोकेशन है कि ये इसके प्रोपोर्शन में या इसी का पैसा उस पर जाए तो उससे हमारा देश का ज्यादा विकास हो और अच्छी चीजों में पैसा खर्च होगा? मतलब ये कोई एलोकेशन होता है कि इसमें बजट? शंकर जी, आपने जो सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि हम जो टैक्सेस देते हैं उसका कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरीके से होता है। देखिए, जो कैपिटल गेन का आपने पहली बात पूछी, कैपिटल गेन एक प्रकार का इनकम टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स नाम इनकम टैक्स के अंदर एक कैटेगरी है, पर मुख्यतः उसको हम इनकम टैक्स ही बोलेंगे। तो इनकम टैक्स तो सारा का सारा इस समय जो देश की सालाना कलेक्शन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, पर 12 से 14 लाख के बीच में अगर हम मान के चले, इस साल कलेक्शन आने की उम्मीद है, शायद 14-15 लाख भी पहुंच जाए, तो पूरा का पूरा वो एक जगह पूल बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल गेन को कहीं और खर्च किया जाए, हाउस प्रॉपर्टी से जो आ रहा है, सैलरी वालों से जो टैक्स आ रहा है उसको कहीं और खर्च किया जाए, ऐसा नहीं होता है। पूरा इनकम टैक्स का एक पूल बनता है, उसके हिसाब से जो सरकार ने जो सरकारी खर्च करना होता है। हमने देखा कि अभी जो बजट आया था 1 फरवरी को, उसमें करीब 34.35 लाख करोड़ का पूरा खर्चे का पोर्टफोलियो था। तो उसकी जो जितनी सरकार का राजस्व आता है वो एक जगह पूल किया जाता है। दूसरा, आपने पूछा कि सिगरेट तंबाकू जो सिन गुड्स जिनको हम कहते हैं, उनसे जो राजस्व आता है क्या उसको हेल्थ केयर पे लगाया जाता है? देखिए, वो जो एक्साइज जो आता है वो नॉर्मली आपको मिलता है जीएसटी उस पर लगता है, क्योंकि बाकी चीज वैट एक्साइज तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर है, अल्कोहल पर है और फ्यूल पर है। उसके अलावा बाकी सब चीजें जीएसटी में आती है। तो जीएसटी की जो कलेक्शन है, जो कि इस समय लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर चल रही है प्रति माह, उसका भी पूरा पूल बनता है। उसमें कुछ हिस्सा स्टेट्स को बांटा जाता है। आपको पता होगा जीएसटी में एसजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। तो इनका पहले से जो फाइनेंस कमीशन होती है, अब तो जीएसटी काउंसिल एलोकेट करती है, बाकी के राजस्व को फाइनेंस कमीशन करती है। तो वो राज्यों में उसका कुछ हिस्सा बांटा जाता है, कुछ हिस्सा सरकार रखती है। हाँ, उसका प्रयोग हेल्थ के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता, पर ऐसा नहीं है कि कोई खास आने वाले रेवेन्यू से कोई खास चीज उसको काउंटर की जाए। कभी कभी हो सकता है, पर जनरली एक पूल के माध्यम से इसका खर्च किया जाता है। Keshav from Mumbai is online with us. Keshav, I'll request you to hold. We'll just quickly look at the rupee. The rupee in the business week that ended yesterday appreciated 27 paise to settle at 72 rupees and 52 paise against the US dollar. The domestic unit rose mainly due to foreign portfolio investments in domestic equity markets, even as the dollar index strengthened during the week. Keshav, are you online with us? केशव, आप हमें सुन पा रहे हैं? केशव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछ सकते हैं अपना। I think we have lost our connection with Keshav. So let's look at the US market while we wait for more callers to join us and get answers to their queries and doubts. The Dow Jones and the S&P 500 indices declined on Friday amid fall in banking sector shares, as the US Federal Reserve let expire temporary capital buffer relief that had been put in place to ease the pandemic-driven stress in the funding market. The S&P 500 bank stocks shed about 3%. The Dow Jones Industrial Average fell 0.7% and the S&P 500 slipped marginally by 0.1%. However, the Nasdaq Composite Index gained 0.8%, lifted by Facebook and energy shares. We mentioned this earlier also in Money Matters, Sharad. So this particular thing seems to have pushed the bond markets, and you were referring to the bond markets earlier. This is largely a Basel III Tier 1 leverage ratio, which earlier, because in 2020, because of the COVID, the balance sheets of all banks just exploded. We'll continue our discussion. Sharad, we have a caller online, regular caller, SPS Jain from Noida is online with us. Let's take his question. Jain साहब, welcome to Market Mantra. नमस्कार जी। नमस्कार। कोहली साहब भी नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। कुछ इनकम टैक्स का हिस्से के ऊपर सेस लगता है और पैसा तो सभी कंसोलिडेटेड फंड में ही जाता होगा, तो इसको टैक्स ना बोल के
सेस क्यों बोलते हैं, और अभी जैसे पेट्रोल का एक्साइज कम किया और उसको सेस में डाल दिया। हाँ जी। तो ये सेस का क्या स्पेशल स्पेसिफिकेशन करेक्टर है जिस टैक्स के अदर उसको रखते हैं? जी हाँ, जब सेस लगाया जाता है, जैन साहब आपसे जो पहले कॉलर थे उन्होंने एक कंसोलिडेटेड फंड या पूल जिसको मैं कह रहा था उसकी बात करी, और मैंने उनको बताया कि टैक्स का ऐसे कोई एलोकेशन नहीं होता कि कैपिटल गेन इसी काम के लिए यूज किया जाएगा। और एक कंसोलिडेटेड फंड जब बन जाता है तो उसका आप जो एक्सपेंडिचर करना होता है। जहां तक बात सेस की है, जी हाँ, सेस एक विशेष पर्पस के लिए लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे एक हेल्थ सेस ली जा रही थी पीछे, आपको याद होगा एक एजुकेशन सेस भी लगी हुई थी। तो अगर एजुकेशन सेस ली जा रही है तो वो जो कलेक्शन हो रही है वो एजुकेशन में लगाई जाती है, जो कि सेस है, वो कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा नहीं होता है। ऐसे ही हेल्थ सेस लगती है, तो हेल्थ सेस जो है वो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर, हेल्थ सेक्टर से संबंधित जितना भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना होता है, या हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो वेलफेयर स्कीम सरकार चलाती है जन साधारण के लिए, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। हाल में अभी आपने जिक्र किया, अभी हमने देखा कि एक्साइज में एग्रीकल्चर सेस लगाई गई। अब ये एग्रीकल्चर सेस जो कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्लानिंग चल रही है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो इरिगेशन सेक्टर हो, चाहे वो वेयर हाउसेज बनाने का हो, चाहे वो किसानों के लिए एमएसपी के लिए प्रयोग किया जाए, चाहे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए प्रयोग की जाए, चाहे सरकार की खरीद के लिए प्रयोग किया जाए। तो एग्रीकल्चर सेस एग्रीकल्चर के लिए यूज होगी, हेल्थ की हेल्थ के लिए होगी, एजुकेशन के लिए होगी। परंतु जो टैक्स ओवरऑल लिया जा रहा है सेस के अलावा, वो एक कंसोलिडेटेड फंड में जाके सरकार का जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, वो कॉमन पूल से उस व्यय को निकाला जाता है। Sharad, would it be right to say that the cess that comes directly to the central government, whereas the other taxes are shared between the center and the state in the ratio as defined by the Finance Commission? Yes, absolutely. That is another difference, that the cess is not allocated to the state because that goes to the consolidated fund of the center, whereas the taxes do get allocated. Yes, that is another difference which can be identified between a cess and a tax. और इस बीच मुंबई से केशव हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। केशव जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये इतने सारे जो आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, इसका कुछ सेकेंडरी मार्केट पे इफेक्ट होता है क्या? थैंक यू। हाँ, जो आईपीओ आ रहे हैं, देखिए आईपीओ अल्टीमेटली जब आईपीओ क्लोज हो जाता है तो उसके चंद दिनों बाद आपने देखा होगा आईपीओ की लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग होती है, उसमें खरीद बेच शुरू हो जाती है। जिन निवेशकों का आईपीओ निकल आता है वो लोग उसको, अगर उनको मुनाफा हो रहा है, वो कुछ लोग बेच देते हैं, कुछ लोग उसको मध्यम और कुछ लंबी अवधि के लिए रख लेते हैं। बिल्कुल सेकेंडरी मार्केट पे फर्क पड़ता है, शेयर मार्केट पे फर्क पड़ता है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो बढ़ जाते हैं, जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनकी गिनती बढ़ जाती है, और जो टोटल वॉल्यूम है जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है उस वॉल्यूम में भी इजाफा होता है, क्योंकि इनकी भी गिनती जुड़ जाती है। उसके अलावा जो कंपनी आईपीओस को निकाल रही है, जो पब्लिक गई है, उस कंपनी के जो शेयर, उस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। उसमें रिटेल निवेशक भी आ जाते हैं, उसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी आ जाते हैं, हो सकता है उसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स भी खरीदे। तो पूरा का पूरा फेर बदल आईपीओ आने के बाद कंपनी में और कुछ सेकेंडरी मार्केट में भी बदलाव वॉल्यूम के रूप में होता है। इसी प्रकार जो सीडीएसएल वगैरह कंपनीज हैं, जो डिपॉजिटरीज हैं, जहां पर डीमैट जो रखती हैं शेयर, उनका काम बढ़ जाता है। जो ब्रोकरेजेस का काम बढ़ जाता है, क्योंकि उनको और ज्यादा निवेशक मिलते हैं, और ज्यादा लोग मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आपके प्रश्न का अगर मैं संक्षेप में उत्तर देता तो मैं ये कहता कि हाँ, बिल्कुल सेकेंडरी मार्केट पर, कंपनी के स्ट्रक्चर पर और जितनी भी इंटरमीडिएट हैं उन सब पर इसका असर पड़ता है। जी कोहली जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Sharad, for joining us live and engaging so actively and so interactively with all our listeners. And we'd also like to thank all our listeners for participating in this show. And this is what makes the show so interesting. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we covered in this edition. Sensex and Nifty fall more than 1.8% during the week ended yesterday. Sensex closes below the 50,000 mark. Nifty settles below the 14,800 level. And rupee logs 27 paise weekly appreciation against the US dollar. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.